नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय के प्रथम भाग भूगोल भूगोल के अध्याय 3 कृषि कृषि हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। प्रारंभ में फसल उत्पादक मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता रहा है। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की भी खेती करने लगा। समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उनकी फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफ़ी बदलाव किए हैं। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता है। भारत में फसलों के प्रकार। कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती। इस कारण यहाँ साल भर एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूँ तथा सब्जियाँ तथा गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती की जाती है। वर्षा के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती हैं। भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग फसल देखने की मिलता है जो अग्रांकित है। कृषि के प्रकार। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल, चौथा गहन जीविका कृषि, पांचवा वाणिज्य कृषि, छठवां मिश्रित कृषि, सातवां झूमिंग कृषि और आठवां रोपण कृषि। ये कृषि के मुख्य 8 प्रकार होते हैं। ऋतुओं और फसल के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं और इन तीनों ऋतुओं में मुख्य रूप से 3 फसल बोई जाती हैं। खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। खरीफ फसलें। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती हैं। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती है। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मडुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। दूसरी फसलें हैं रबी फसलें। खरीफ समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि हैं। शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई द्वारा पानी की उपलब्धता अधिक है वहाँ धान की फसल भी ली जाती है। उदाहरण के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती हैं। तीसरी फसल हैं जायद फसलें। शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों की सिंचाई सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती पड़ी रहती है। यह मौसम ग्रीष्मकाल की फसलें का है। इसमें उच्च ताप सहन वाली फसलों का उत्पादन होता है।
इस मौसम की प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि हैं। इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की भी खेती की जाती है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में देखी जा सकती हैं। जायद की फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जायद खरीफ। इसमें धान, ज्वार, रेपसीड, कपास, तिलहन आदि की खेती की जाती है। दूसरा, जायद रबी। इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि की फसलें ली जाती हैं। भारत में फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था, जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। यहाँ इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, सन 1950-51 में भारत में फसल उत्पादन जो नीला डॉट में दिया गया है, 2010-11 में भारत में फसल उत्पादन यह लाल डॉट में दिया गया है। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। सन 1951 में देश की जनसंख्या 38 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था। दाल का उत्पादन देखिए 8 मिलियन टन, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन, तिलहन आप देख रहे हैं ये 5 मिलियन टन है, 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से 6 गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा, सिंचित भूमि में वृद्धि। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि। अब आइए देखते हैं नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि इस भूमि का आशय है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि का कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। 60 वर्षों के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ था। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क प्रति भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। सिंचाई। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, किंतु उसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधाएं यही करती हैं। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि पड़ी रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। भारत में विभिन्न साधनों से सिंचाई, नहर, तालाब, नलकूप, कुआं, अन्य। सन 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई।
इसमें से कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें लगभग 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 45% हो गई। यहाँ देखें, नीला में नहर में सिंचित 1950 की स्थिति और फिर लाल में 2010। तालाब में सिंचाई की स्थिति 1950 में अधिक थी, वर्तमान में तालाब से सिंचाई कम हो गई है। 1950 में नलकूप से सिंचित नहीं होती थी, नलकूप था ही नहीं, और 2010 में अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पर देखेंगे आप तो लगभग 28 मिलियन टन उत्पादन नलकूप से ही होता है। कुआं से उत्पादन सिंचाई 2010 में अधिक हो रही हैं और अन्य संसाधनों में देखा जाए तो इसमें 1950 में कम थी और अभी वर्तमान में कृषि की सिंचाई की व्यवस्था अन्य संसाधनों से भी अधिक की जा रही हैं। उत्पादन में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। ऊपर हमने देखा है कि भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक फसल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसलों में दर्ज की गई है। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। उत्पादकता वृद्धि करने वाले प्रौद्योगिकी। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। सन 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया, जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। रासायनिक उर्वरकों से हानि। रासायनिक खाद से मिट्टी में पोषक तत्व घटे, बाल झड़ेंगे, कुपोषण की भी आशंका। रासायनिक खाद के उपयोग से खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ अब जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इसका दुष्परिणाम मिट्टी पर तो पड़ रहा है, इसका दुष्परिणाम मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। रासायनिक उर्वरकों से 6 गुना बढ़ता है कैंसर का खतरा। यहाँ कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खाद बनाम भूमि की बर्बादी। फसल प्रतिरूप में बदलाव। साकरा गांव की कहानी। किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम साकरा गांव की कहानी को पढ़ते हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई साकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यह साकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव है। धमतरी जिले का यह एक बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है।
यहाँ की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम के में करते थे, जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना, खेसारी अर्थात लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि फसल उपजाते थे। रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बोई जाती थी, किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोनहुर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया, जिससे किसानों को अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतजाम नहीं करना पड़ता है। नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेती में भरपूर पानी दिया गया। यहाँ की पानी एक साथ दिया जाता है, जिसमें सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहाँ आसानी से धान की उपज हो सकती है, किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी, गेहूँ, अलसी आदि नहीं हो सकती। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया, बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी, खेसारी आदि खेती छोड़ दी थी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया है। किंतु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि की खेती चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेती में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। इससे खेती की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी आदि की फसल भी बोते थे, जिससे भूमि की उर्वरक प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। फसल चक्र। जब किसी कृषि भूमि में एक फसल के अलावा बदलकर एक से दो से अनेक फसलें ली जाती हैं, तो इस चक्र को फसल चक्र कहते हैं। चना, खेसारी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में सहायक होती हैं। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियां होती थीं, जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करता था। लोग खेतों से मछलियां पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे, लेकिन आज खेतों से मछलियां तो क्या, केंचुए भी गायब हो गए हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया है। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सबकी पहुंच से नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक की खेती नहीं कर सकते हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान 99% सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा किए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों में कृषि उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश में ये अनुदान नहीं दे पाते हैं।
भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% कर टैक्स लिया जाता है। इससे उनके कृषि उत्पादन महंगे होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पादन पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते रहे हैं, किंतु विकसित देशों के अनुदान देना बंद नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति। क्षेत्र वनांचित क्षेत्र है जो कि राज्य के केवल भौगोलिक क्षेत्र का 46% है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है, जिसमें से लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से लगभग 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार कृषि की ओर ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि मेला छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने कृषक को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व वर्ष के ऋण को पूर्णतः माफ कर दिया गया। इसके अलावा फसलों की खरीदी रेट बढ़ा दी गई, जिसमें सरकारी कीमत के आधार पर 2500 प्रति क्विंटल धान की फसलों को खरीदी जाती है। और इसके अलावा यहाँ किसान पेंशन योजना लागू है और फसल बीमा योजना भी लागू है। ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक सुविधाएं कृषक वर्ग को प्रदान की है। आइए भारत के मानचित्रों में खरीफ फसल चावल उत्पादक क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ इस ग्राफ में आप देख रहे हैं प्रमुख क्षेत्र जो लकीरों से प्रदर्शित की गई है। गौण क्षेत्र जहाँ पर कम चावल उत्पादन किए जाते हैं, इसे डॉट से प्रदर्शित की गई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चावल के अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और इधर कर्नाटक क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में अधिक धान की फसल होती हैं। और इधर बांग्लादेश के ऊपर में देखें आप, भूटान से नीचे ब्रह्मपुत्र नदी किनारे में, और गौण क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, यहाँ गुजरात के पास बम्बई क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक क्षेत्रों में कम चावल की खेती की जाती है। गेहूं की फसल को देखें तो गेहूं की अत्यधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है, जिसे इस प्रकार से डॉट में गाढ़े रूप में प्रदर्शित की गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र अधिक गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं। और गौण गेहूं उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे आप, यूपी का आधा भाग, बिहार, गुजरात और ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और राजस्थान, पंजाब, इस क्षेत्र हैं जो गेहूं के गौण क्षेत्र में आते हैं। बच्चों, आज हमने भारत में कृषि और उसकी ली जाने वाली फसलों के बारे में विस्तृत वर्णन किया।